गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग वर्णकों के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। तो जो क्लोरोफिल होते हैं वो लगभग 7 प्रकार के, 6 या 7 प्रकार के पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटिन और ज़ैंथोफिल। और थर्ड पाए जाते हैं फाइकोबिलिन्स। तो यहाँ पर फाइकोबिलिन्स 2 कलर के पाए जाते हैं, एक तो रेड कलर के होते हैं और दूसरे ब्लू कलर के होते हैं। जो रेड कलर के होते हैं उनको बोलते हैं हम आर फाइको इरिथ्रिन, आर फाइको इरिथ्रिन। और जो ब्लू कलर के होते हैं उनको कहते हैं हम आर फाइकोसाइलिन। तो यहाँ 2 प्रकार के फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं जो यहाँ सहायक वर्णकों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, जो क्रिया विधि है, ये क्रिया विधि होती कैसे है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया विधि, यहाँ जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया विधि होती है, ये क्रिया विधि निम्न स्टेप से होते हुए संपन्न होती है। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो क्लोरोफिल होते हैं, यहाँ पर जो क्लोरोफिल है और इसके जो सहायक वर्णक हैं, क्लोरोफिल प्लस इसके सहायक वर्णक, ये क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकाश का अवशोषण करेंगे। प्रकाश कहें या लाइट कहें, तो यहाँ पर प्रकाश या लाइट का अवशोषण करते हैं। जब यहाँ पर प्रकाश का या लाइट का अवशोषण होता है तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो जल उपस्थित होता है, इस जल का होता है प्रकाशीय अपघटन। इसका प्रकाशीय अपघटन होगा और प्रकाशीय अपघटन होगा तो जल किस में टूट जाएगा, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ निकल जाती है, बाहर। तो यहाँ पर जल का प्रकाशीय अपघटन हो जाता है। प्रकाशीय अपघटन होने से ऑक्सीजन वातावरण में निष्कासित हो जाती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस H+ आयन यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। अब यहाँ जो ये H+ आयन निर्मित हुए हैं, इन H+ आयन्स का यहाँ पर यूज होगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है यहाँ कि यहाँ पर प्रकाश तंत्र, प्रकाश के 2 तंत्र चलते हैं और वो 2 तंत्र कौन से होते हैं, चक्रीय व अचक्रीय। इलेक्ट्रॉन का यूज होगा पहले। यहाँ पर प्रकाश के 2 तंत्र चलेंगे और ये 2 तंत्र होंगे तो चक्रीय होगा और एक अचक्रीय होगा। चक्रीय पथ में घूम करके इलेक्ट्रॉन वापस अपने उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा और अचक्रीय पथ में उसको यूज ले लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश के 2 तंत्र चलते हैं, चक्रीय, दोनों तंत्रों में चक्रीय और अचक्रीय पथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन का यूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो H+ आयन प्रेजेंट हैं, ये H+ आयन जो यहाँ पर ऊर्जा पैकेट्स होते हैं, या फिर कहें कि यहाँ पर जो ATP के करेंसी के रूप में यहाँ पर जमा होती है, ATP ADP के रूप में होगी और NADPH होगी, या तो ये हो या ये हो। यहाँ पर यहाँ H+ आयन का यूज होगा और यहाँ NADPH2 में बदल जाएगा। NADP किस में बदल जाएगी, NADPH2 में बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण। तो सबसे लास्ट में जाकर के
यहाँ फास्फोरिलीकरण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो यहाँ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है, ये क्रिया विधि स्टेप बाय स्टेप चलती है। सबसे पहले प्रकाशीय जल अपघटन होगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन चक्रीय पथ में जाते हैं, वहाँ ये इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, और उस सबसे लास्ट में फास्फोरिलीकरण की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दोनों काम होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। देखिए, जब यहाँ जल का अणु किसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन में, तो ये क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। जल का अणु जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी तो यहाँ ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी, और जब यहाँ पर CO2 किस में कन्वर्ट होगी, कार्बोहाइड्रेट में, तो यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया होती है। तो CO2 का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है, और जल का ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ पर ऑक्सीजन निष्कासित होती है। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती कैसे है, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर प्रकाशिक और अप्रकाशिक दोनों ही क्रियाएं होती हैं, और दोनों क्रियाएं कैसे चलती हैं, साथ साथ। प्रकाशिक और अप्रकाशिक दोनों क्रियाएं यहाँ पर चलती हैं। देखिए, एक तो देखते हैं हम ग्रेना के अंदर, और दूसरी देखते हैं हम स्ट्रोमा के अंदर। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होगी वो कहाँ चलेगी, यहां मान लिया हमने चल रही है प्रकाशिक रिएक्शन, तो ये चलेगी ग्रेना में। और दूसरी जो अप्रकाशिक होती है वो कहाँ चलती है, स्ट्रोमा में। अप्रकाशिक रिएक्शन किधर चलेगी, स्ट्रोमा में। जब यहां पर प्रकाशिक अभिक्रिया चलती है तो बाहर से लाइट आएगी, सनरेज आएंगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आएगी, CO2। अंदर की सेल्स की CO2 जो रेस्पिरेशन में निर्मुक्त होती है, मुक्त होती है, वो भी यूज में ली जाती है, और साथ में वातावरण की CO2 भी यहाँ प्रयुक्त होती है। तो दोनों लाइट के साथ साथ यहाँ पर CO2 भी सेल्स के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। पूरी प्रक्रिया किसमें चल रही है, मीजोफिल्स में, क्योंकि मीजोफिल्स में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होती हैं, स्ट्रोमा और ग्रेना। तो यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, जल टूटेगा H+ आयन में, इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन क्या होगी, निष्कासित। यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन हो गया। अब यहाँ पर फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होगी, फास्फोरिलीकरण। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यूज होगा, और उसके बाद में यहाँ पर फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होगी। तो जब यहाँ पर फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होगी तो साथ ही साथ में यहाँ कौन से चक्र भी होंगे, चक्रीय और अचक्रीय पथ भी होंगे। क्योंकि अभी जब आप चक्रीय और चक्रीय पथों को पढ़ोगे तो यहाँ भी फास्फोरिलीकरण होता है, यहाँ भी ATP यूज भी होती है और ATP जनरेट भी होती है, ATP का निर्माण भी होता है। तो चक्रीय और चक्रीय पथ में भी फास्फोरिलीकरण होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन यूज भी होते हैं। तो फास्फोरिलीकरण होगा, चक्रीय चक्रीय पथ दोनों ही यहाँ पर कंबाइंड रूप से चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। इसके बाद में यहाँ ATP का निर्माण होता है और NADPH2 का निर्माण होता है। यहाँ तक की पूरी प्रोसेस किसमें चलेगी, ग्रेना के अंदर। अब यहाँ पर जो केल्विन चक्र चलता है, C3 साइकिल जिसे हम कहते हैं, ये जो केल्विन चक्र चलता है
ये चक्र चलता है स्ट्रोमा में। और इस केल्विन चक्र से किसका निर्माण होता है? C6H12 और O6 का। यहाँ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। इसके निर्माण से पहले यहाँ ATP को यूज ले लिया जाता है, NADPH2 को यूज ले लिया जाता है, तो इससे क्या बन जाता है? NADP प्लस ADP, और ये किस में बदल जाएगी? ADP। तो यहाँ इन चीजों को यूज ले लिया जाएगा। जो यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत हैं, उन ऊर्जा को यूज लेकर के यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? CO2 का अपचयन होकर के यहाँ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर प्रकाशिक और अप्रकाशिक दोनों रिएक्शन मिलकर के कंप्लीटली अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती है। फिर या कहें कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इस प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे पहला कारक जिम्मेदार है वो होती है लाइट, क्योंकि लाइट की उपस्थिति में ही संपन्न हो रही है। तो यहां पर लाइट किस रेंज की होनी चाहिए या किस प्रकार की होनी चाहिए? प्रकाश की प्रकृति। अगर यहां हम ऑल ओवर प्रकाश की बात करें तो ये ऑल ओवर जो प्रकाश होता है ये 200 से लेकर के 40,000 नैनोमीटर की रेंज का होता है। यहाँ मिनिमम इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 200 होती है और मैक्सिमम 40,000 नैनोमीटर होती है। ये किस में नाप रहे हैं हम? तरंग दैर्ध्य में। यहाँ इसको तरंग दैर्ध्य में देख रहे हैं, जिसको हम किससे शो करते हैं? लैम्बडा से। इस रेंज का प्रकाश होता है। अब इस रेंज के प्रकाश में अपना दृश्य प्रकाश कौन सा है? क्योंकि दृश्य प्रकाश में ही क्या बनेगा? दृश्य स्पेक्ट्रम। और हमारे लिए यूजफुल कौन सा होगा? यही दृश्य प्रकाश। तो यहाँ पर जो ये दृश्य प्रकाश होता है, ये दृश्य प्रकाश बहुत छोटी रेंज का होता है, बहुत कम रेंज का होता है, और ये होता है 380 से लेकर के 780 नैनोमीटर की रेंज का। 380 से लेकर के 780 नैनोमीटर की रेंज का होता है। इस रेंज में केवल हमें दिखाई दे सकता है, कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो इस रेंज में दिखाई देती है। यही हमारे लिए केवल यूजफुल होता है। अब यहां पर जो रेंज है जिसको हम 380 कह रहे हैं और यहां इधर 780 नैनोमीटर। आपने विवग्योर पढ़ा है, 7 कलर रंग, 7 रंगों को पढ़ा है विवग्योर के अंदर। जो यहां होता है वो तो होता है बैंगनी, और इधर होता है वो होता है रेड, लाल कलर। सबसे जो छोटी तरंग दैर्ध्य होती है ये कैसी होती है? सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, और इसकी होती है सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हमको ये दूर तक दिखाई देता है। और बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। तो यहाँ बैंगनी प्रकाश की जो रेंज पाई जाती है, ये रेंज पाई जाती है 380 से लेकर के 430 नैनोमीटर तक। इस रेंज में जो भी तरंग दैर्ध्य होगी वो किसकी होगी? बैंगनी रंग की होगी। और 600 से लेकर के 600 से लेकर के 780 नैनोमीटर की रेंज में अगर हम कोई भी प्रकाश दें, तरंग दैर्ध्य दें, तो वो किस रंग की होगी? लाल रंग को दिखाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इन तरंग दैर्ध्य की, ये स्पेक्ट्रम है, और ये स्पेक्ट्रम अपने रेंज के अकॉर्डिंग रंग शो कर रहे हैं। तो मिनिमम बैंगनी रंग वाले की होती है और मैक्सिमम लाल रंग की होती है। तो यही रंग हमारे लिए क्या होता है? यूजफुल। अगर हम इधर जाएं, इस तरंग दैर्ध्य को 380 से छोटे देखें
तो इधर कौन सा प्रकाश होता है, अल्ट्रावायलेट, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। इससे आगे की तरफ चलें तो यहाँ होता है अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड। अधिक तरंग दैर्ध्य का इंफ्रारेड रीजन आ जाता है और कम तरंग दैर्ध्य वाला अल्ट्रावायलेट रीजन आ जाता है, जहाँ अल्ट्रावायलेट प्रकार का प्रकाश होता है। ना पादपों के लिए ये यूजफुल होता है, ना पादपों के लिए ये यूजफुल होता है, केवल यही पार्ट पादपों के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। और इन्हीं स्पेक्ट्रम्स को पादप अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो प्रकृति इस रेंज में यूजफुल होती है। इससे कम या ज्यादा रेंज की प्रकृति पादपों के लिए किसी भी काम की नहीं होती। दूसरा, यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल प्रकाश को, जो प्रकाश की पैकेट होती हैं, या फिर कहें कि ऊर्जा पैकेट, प्रकाश को ऊर्जा कह सकते हैं, तो ये ऊर्जा पैकेट होती हैं, वो किसके रूप में होती हैं, फोटोन के रूप में। तो यहाँ क्लोरोफिल इनको, या फिर क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं, इनको फोटोन के रूप में, प्रकाश को फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। प्रकाश की जो रासायनिक रिएक्शन है, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। प्रकाश रासायनिक रिएक्शन, अभी हमने देखा था कि क्लोरोफिल किनको अवशोषित कर रहा था, फोटॉन्स को। तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले जो क्लोरोफिल है, यहां पर फोटोन आएंगे, इन फोटोन को ये अवशोषित करेगा और क्लोरोफिल का अणु क्या हो जाएगा, उत्तेजित। ये कैसा था, निष्क्रिय। और ये कैसा हो गया, सक्रिय, उत्तेजित हो गया। सक्रिय कहें या उत्तेजित कहें। अब यहाँ ये क्लोरोफिल का अणु क्या हो गया, सक्रिय हो जाता है। इसके बाद में जो जल होता है, इस जल का हो जाता है प्रकाशीय अपघटन। यहां प्रकाशीय अपघटन होगा। प्रकाशीय अपघटन होगा तो 4H प्लस आयन, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का एटम निष्कासित हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में यहां पर ऑक्सीजन निष्कासित हो गई। उसके बाद में यहां होता है NADPH2 का निर्माण। NADPH2 का निर्माण जो यूज ले चुकी ही ATP होती हैं। ऐसे समझो ये वॉलेट है, इस वॉलेट में से पैसा निकाल लिया, तो पैसा निकालने के बाद में वॉलेट क्या हो गया, खाली। और वो खाली वॉलेट कौन सा होता है, NADP। ये NADP खाली पड़ा हुआ है। अब ये NADP क्या करेगा, इन H प्लस आयंस को लेगा, इनका फॉस्फोरिलीकरण होगा यहाँ पर, और यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, NADPH2 का निर्माण हो जाएगा। यहाँ ऊर्जा का निर्माण हो गया। और यहाँ पर लास्ट में चक्रीय और अचक्रीय दोनों ही चलेंगी, और साथ में फॉस्फोरिलीकरण, ये भी फॉस्फोरिलीकरण है और ये भी फॉस्फोरिलीकरण है। रिलीकरण से यहाँ ATP का भी निर्माण हो जाएगा। यहाँ NADPH2 का निर्माण हुआ, यहाँ ATP का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसकी प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये रासायनिक प्रकाश की जो रासायनिक क्रिया है इस क्रम में यहाँ पर चलती है। सभी क्रम एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहले एक काम कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा होगा, सभी यहाँ पर एक साथ संपन्न
होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमर्सन प्रभाव। इमर्सन एक साइंटिस्ट हुए थे और इमर्सन ने अपना प्रयोग क्लोरेला, एक शैवाल होती है, शैवाल के ऊपर किए थे। तो इमर्सन ने शैवाल के ऊपर एक वर्णीय प्रकाश का यूज किया था। इमर्सन प्रभाव। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, क्लोरेला शैवाल को लिया और इस क्लोरेला शैवाल को एक वर्णीय प्रकाश दिया। क्लोरेला शैवाल को क्या किया, एक वर्णीय प्रकाश दिया। तो ये एक वर्णीय प्रकाश कौन सा दिया, रेड स्पेक्ट्रम वाला, रेड स्पेक्ट्रम वाला। कैसे पता चला कि ये रेड स्पेक्ट्रम का है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 680 नैनोमीटर वाली थी। अब 680 नैनोमीटर की है तो हम बता सकते हैं, क्योंकि रेंज कौन सी होती है रेड स्पेक्ट्रम की, 600 से लेकर के 780 नैनोमीटर। तो ये इन्होंने एक वर्णीय इसको प्रकाश दिया, रेड स्पेक्ट्रम वाला दिया, जो लगभग 680 तरंग दैर्ध्य वाला था। तो इन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ये फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ये फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, ये रेट क्या हो जाती है, घट जाती है और बहुत अधिक मात्रा में घट जाती है। तो ये जो रेट घटी है, इस रेट को इन्होंने क्या कहा था, रेड ड्रॉप। इमर्सन प्रभाव कहें या फिर इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट कहें। तो इन्होंने कहा कि अगर हम एक वर्णीय प्रकाश दें, तो एक वर्णीय प्रकाश में रेड स्पेक्ट्रम का एक वर्णीय प्रकाश दें, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाती है और इसको कहते हैं हम रेड ड्रॉप। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरा प्रयोग किया, इन्होंने दो स्पेक्ट्रम लिए, माना एक स्पेक्ट्रम ए स्पेक्ट्रम लिया और दूसरा बी स्पेक्ट्रम लिया। एक स्पेक्ट्रम अधिक, एक स्पेक्ट्रम जो लिया था वो अधिक तरंग दैर्ध्य का ले लिया और दूसरा कम तरंग दैर्ध्य वाला लिया। तो यहां पर दोनों लिए और दोनों को मिक्स करके इन्होंने प्लांट को दिया। दोनों स्पेक्ट्रमों की जो तरंग दैर्ध्य थी, इनको मिक्स किया और मिक्स करके क्या कर दिया, इन्होंने प्लांट को दिया। तो यहां क्या देखा इन्होंने कि अब यहां पर जो फोटोसिंथेसिस की रेट है, ये रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक। कितनी बढ़ जाती है, माना ए स्पेक्ट्रम से ये रेट 10% थी, बी स्पेक्ट्रम से ये रेट 30% थी, तो दोनों को जोड़ करके कितनी होनी चाहिए थी, 40%। कितनी बढ़नी चाहिए थी, 40%। तो ये 40% से भी ज्यादा बढ़ जाती है, 40% से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस आधार पर इमर्सन ने क्या कहा, इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, अगर हम कम तरंग दैर्ध्य और अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश देते हैं, या फिर कहें कि एक साथ में दो तरह का प्रकाश मिक्स करके देते हैं, तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, वो रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसे हम इमर्सन का बढ़ोतरी प्रभाव भी कहते हैं, या फिर यहाँ पर हम इसको इमर्सन वृद्धिकरण भी कहते हैं। तो ये जो दोनों स्पेक्ट्रमों के मिक्स प्रभाव से जो यहाँ पर ये प्रभाव दिखाई दिया था, तो इससे एक चीज तय हो गई थी कि प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स होते हैं,
इन प्लांट्स में दो सेंटर होते हैं, या फिर कहें कि दो तंत्र होते हैं, सिस्टम होते हैं। एक तो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा होता है फोटो सिस्टम सेकंड। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया, एक में तरंग दैर्ध्य अधिक होती हैं और दूसरे में तरंग दैर्ध्य कम होती हैं। एक अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और दूसरा कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करता है, क्योंकि दोनों के मिले जुले प्रभाव से ही प्रकाश संश्लेषण की रेट क्या होती है, अधिक होती है। तो प्लांट्स में यहाँ पर दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, दो प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं, जिनसे एक से अधिक प्रकार के प्रकाश को अवशोषित करने की कैपेसिटी इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट, यहाँ इन्होंने एक चीज और समझाई कि यहाँ पर मान लिया कोई प्राइमरी पिगमेंट है, ये मान लिया प्राइमरी कोई पिगमेंट है और ये मान लिया हमने क्लोरोफिल ए। कोई प्राइमरी पिगमेंट है, इसको हमने क्लोरोफिल ए मान लिया, और ये कहां प्रेजेंट है, यहां सेंटर में, मुख्य अभिक्रिया केंद्र। मुख्य अभिक्रिया केंद्र के रूप में। तो इसके चारों तरफ सहायक वर्णक उपस्थित होंगे। जब प्रकाश के फोटोन आएंगे तो पहले ये सहायक वर्णक इनको गेन करेंगे, ऐसे होते होते कहां पहुंच जाएंगे, ये मुख्य अभिक्रिया केंद्र की तरफ। तो यहां जो बाहर से तीव्र प्रकाश आता है या अधिक ऊर्जा के जो फोटोन आते हैं, अधिक ऊर्जा के फोटोन आते हैं, इन अधिक ऊर्जा के फोटोन को कौन ग्रहण करता है, सहायक वर्णक। ये सहायक वर्णक ग्रहण करते हैं और यहां से इनकी इंटेंसिटी फिर कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी होगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो इन्हें मुख्य अभिक्रिया स्थल को सौंप दिया जाता है, फोटोन को मुख्य अभिक्रिया स्थल तक पहुंचा दिया जाता है, और वहां जाकर जो क्लोरोफिल ए का जो एटम है इसको क्या कर देते हैं, ये उत्तेजित, जहां से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होती है। और ये इनको जो सहायक वर्णक हैं इनको एंटीना एटम भी कहते हैं। क्यों? जैसे एंटीना बाहर से रिसीव करके जो भी रिसीवर की तरह कार्य करता है उसको कहाँ पहुंचाता है, टीवी तक, तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, फोटोन को रिसीव करके कहाँ पहुंचाते हैं, अभिक्रिया केंद्र तक पहुंचाते हैं। इससे दो फायदे होते हैं कि इनके अंदर कैपेसिटी होती है उच्च तरंग दैर्ध्य को और अधिक इंटेंसिटी के प्रकाश को कैप्चर करने की, लेकिन क्लोरोफिल ए के अणु में ये कैपेसिटी नहीं पाई जाती। अगर इसी इंटेंसिटी का प्रकाश क्लोरोफिल ए के पास पहुंच गया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं